बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कर दिया था। अब ये सब कुछ जिससे हमने 2.5 साल पहले इनकाउंटर किया, इससे पहले भी लोग ऐसी बातें करते थे और हम ये समझते थे कि ये फिल्मी बातें। कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी, और वो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है, वो पाकिस्तान के इतने स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उस पर सौदेबाजी कर ले। हम यही समझते थे कि ये खामखा एक बुग्ज है, ये खामखा नफरत का इजहार है, इसमें और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फिल्मी बातें हैं, ड्रामाई बातें हैं। हकीकत में कैसे हो सकता है कि मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो जाकर आपके मिसाइलों का सौदा कर दे, या आपको इसराइल तस्लीम करने, या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ कोई बात कर दे। लेकिन फिर 2-2.5 साल में जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ हमने जनरल बाजवा को करते देखा, उससे पता चला कि ये बातें फिल्मी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये बातें बहुत मायूब हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं अप्रैल 2028 में 2022 में अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत गिरी, उसके बाद मैं अमेरिका आया और मुझे एक एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया और मेरे से बहुत लंबा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू कह लें या उसको आपने जो भी कहना है। काफ़ी देर मुझे अलग बिठाया गया और उसमें मेरे से सवालों जवाब थे। उसमें कुछ सवालों जवाब ऐसे थे जो मेरी जो पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, और मैं उनके साथ रशिया गया था, उसके बारे में वो सवाल जवाब थे। और जब मेरे से वो सवाल पूछे गए तो मैंने एक ही जवाब दिया कि वो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और पाकिस्तान का जो मेरे पे ट्रस्ट था वो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, वो मैं आपके साथ कैसे बात कर सकता हूँ। ये वो तो मेरा जो भी उस टाइम की मेरी जिम्मेदारी थी। हमारी हुकूमत गिरी थी 9 अप्रैल को। मैं 28 अप्रैल को कोर्ट की इजाज़त से तब भी अमेरिका आया था और 4-5 दिन रह के वापस चला गया था पाकिस्तान। और उस वक्त भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत ने मुझे इजाज़त दी थी, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गिर रही थी, अभी गिरी नहीं थी, अभी हमारी हुकूमत मौजूद थी, तो जो पहले 4 लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए थे, वो एक तो मेरा था, एक शहजाद अकबर साहब का था, और एक आज़म खान साहब का था, और अरसलान साहब का था। तो उन 4 नामों में सर फहरिस्त मेरा नाम था। मुझे कोर्ट से निकलवाना पड़ा था। मैं अमेरिका आया था 4-5 दिन के लिए। मैं गालिबन 26 या 28 तारीख को आया था अप्रैल की 2022, और 4-5 दिन के बाद वापस चला गया था। तो हम तो जब हमसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ तो हमें तो ये लगता था कि नहीं, हमारे मुल्क का मफाद जो है वो हमारे ऊपर अव्वलीन हमारा फरीज़ा है। और हम तो इवन जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नॉलेज में थी, अब मेरे पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होनी थी ना रशिया के ऊपर, मतलब मीडिया को डील करता था, लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन थी, मेरा ज़मीर वो भी मुझे इजाज़त नहीं देता था कि मैं किसी और फोरम के ऊपर उस पर बात करूँ जो अखबारों में छप चुकी हो, पब्लिक नॉलेज हो, और मैं उसे भी प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन कह रहा था कि नहीं, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। तो हमें यकीन नहीं होता था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में जब हमने देखा कि यहां अपने मफाद के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया जाता, और फिर हमने यह भी देखा कि जनरल बाजवा के ही जमाने में एक पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जावेद इकबाल साहब को पाकिस्तान के साथ गद्दारी और जासूसी करने के इल्जाम में उनको सजा दी गई, कोर्ट मार्शल किया गया, और फिर जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें आकर माफ कर दिया। अब अगर जनरल बाजवा ने यह सजा दी थी तो इसका मतलब है कि मिलिट्री का कोई जनरल जो है वो गद्दार ठहरा था और जासूस ठहरा था। अब जो परेड और बेइज्जती जो है वो सियासी लोगों की जाती है, जनरल बाजवा ने उनकी ना की, और उनको जो बहरहाल कोर्ट मार्शल हुआ उसके बाद आते ही जनरल आसिम मुनीर ने उनको छोड़ दिया। अब अगर वो झूठे थे और उन्होंने गद्दारी की थी तो फिर छोड़ने की बात समझ नहीं आती, और अगर गद्दारी नहीं की थी, उन पर जनरल बाजवा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तो फिर वो प्रोसिक्यूट होने चाहिए थे। लेकिन ये तो उनके अंदर का मामला है, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि ये जो बातें हम सुनते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा कर दिया, पहले तो यकीन नहीं आता था, लेकिन अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जितने ये वसूख से कह रहे हैं और जो अवामल ओवरऑल हम देखते हैं, समझ आती है कि ऐसा हो सकता है और शायद ज़रूर हुआ होगा। अच्छा जी, काबीना ने फैसला किया है कि सऊदी अरब को रेकोडेक के 15% शेयर्स 54 करोड़ रुपए में, 54 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त करने हैं। रेकोडेक आपको पता है सोने के ज़खायर बलूचिस्तान में, और जो उसमें हिस्सा है वफाकी गवर्नमेंट का, उसके 15% शेयर्स अब 54 करोड़ डॉलर, कुछ भी नहीं, बहुत छोटी अमाउंट है अगर आप वो ज़खायर है वो देखें। अब इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कितने किकबैक्स किसी ने लिए हैं, अगर लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए। अब गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हमने नहीं बेचे, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमने बेचे हैं, और जो मेरा तज्जिया वो यही है कि मुझे लग रहा है कि ये बेचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट इस बात को गोल कर रही है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई दाल काली है, या पूरी की पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ काला है।
इससे पहले तो आपको पता है कि हमें बताया गया था कि SIFC से 100 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आनी है, 25 अरब कतर से, 25 अरब कुवैत से, 25 अरब UAE से, 25 अरब सऊदी अरेबिया से। अब सिर्फ 54 करोड़ डॉलर्स की बात हो रही है, 1 अरब डॉलर की भी बात नहीं हो रही, 25 तो छोड़ दें। अब 54 करोड़ डॉलर की बात हो रही है, और वो भी 15% रेकोडेक बेच के। तो इसका मतलब ये कि जो कुछ भी हमें बताया गया था वो सब झूठ था, और SIFC ने कुछ नहीं किया और ना करना था, और अब ये चीज़ें सामने आ रही है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैंने जाने से पहले आपके सामने रखनी है। ख्वाजा आसिफ 2 तरह के बयान दे रहे हैं, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं एक खबर और आपको दे दूं। एक झूठी खबर पाकिस्तान के मीडिया में फीड करवाई जा रही है कि बुशरा बीबी की कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई है। हमने अपने ज़राए से पता करवाया तो हमारी इतलात के मुताबिक ये खबर झूठ है, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत ही वेल प्लेस सोर्सेज ने हमें ये बताया कि ये खबर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ तज्जिया निगारों और सहाफ़ियों को जानबूझ के फीड की जा रही है, बुशरा बीबी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और ये कहने के लिए कि असल मुज़ाकरात वो कर रही हैं और कोर कमांडर पेशावर और बुशरा बीबी के दरमियान में हो रहे हैं। आप याद कीजिए कि जो कायनात की टोकरी वाले चचा हैं, और टोकरी वाले चचा जो हैं वो 2-3 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते से ये खबरें दे रहे थे कि बुशरा बीबी बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, वो पेशावर से चली गई हैं, वो पेशावर आ गई हैं, वो अहम रोल प्ले कर रही। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट उनके थ्रू ग्राउंड बना रही थी इस झूठी खबर को देने का, और उन्होंने चचा कायनात ने ये ग्राउंड बना के दिया आपको, और पीछे अब ये खबर आ रही है, फीड की जा रही है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये झूठी खबर है, इसके ऊपर ज़रा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन अगली खबर जो आपके सामने रखनी है हमने, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान पहले तो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, और अब देखें कितना डेस्परेट हो गए हैं। ये आपने गौर से सुननी है, बारीक बात है कि इमरान खान अब डेस्परेट हो गए हैं और वो हम ही से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप देखें, कहते थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और अब वो हमारे थ्रू इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। चलें हम 1 मिनट के लिए ख्वाजा आसिफ के इस बयान को सच मान लेते हैं, तो साइड पर रख लेते हैं। इस बयान के मुताबिक इमरान खान कमज़ोर हो गए हैं, डेस्परेट हो गए हैं, और वो किसी भी तरह से जेल से बाहर आना चाहते हैं ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, और वो इस वजह से नून लीग के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। अब जिस मुंह से, जिस प्रोग्राम में, जिस फेस के साथ ख्वाजा आसिफ ये बात करते हैं, दूसरे ही सांस में उसी प्रोग्राम में अगली बात करते हैं, और वो बात बिल्कुल उससे कंट्राडिक्टरी करते हैं। वो बात क्या करते हैं कि ये जो 15 दिन पहले तक इमरान खान हमसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, ये अब तैयार हो गए मुज़ाकरात करने से। मुझे इसमें किसी साजिश की बू आ रही है, इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ, और मैं इमरान खान से बहुत मोहतात रहूँगा, ये कोई ना कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब पहली बात में क्या था वो आपको बता दिया। इस बात में से क्या नतीजा निकल रहा है कि इमरान खान बहुत ही कनिंग सियासतदान है, बहुत तेज़ सियासतदान है। वो कोई साजिश कर रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं, और हमें मोहतात रहना चाहिए। वो कौन लोग हो तुसी? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से आपको अकल भी कम है मेरा ख्याल। एक तरफ कह रहे हैं कि वो कमज़ोर है, डेस्परेट है और हमसे मुज़ाकरात करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो बहुत चालाक है और बड़ी चालाक उसकी स्ट्रैटेजी है और उसमें वो हमें फंसा रहा है। तो पहले घर में सलाह कर लें कि इमरान खान मजबूर है, लाचार है या बहुत चालाक है। तो ये थी इन लोगों की टोटल हैसियत। आप इनको बड़े नेशनल लेवल के सियासतदान समझते थे, ये फक्कड़पन है, जो मुंह में आता है बोलते हैं। ये अपने दिमाग में ये भी नहीं सोचते कि इन्होंने पहले लम्हे कौन सी बात की, दूसरे लम्हे कौन सी की, ये सच है या दूसरी सच है, बस कुछ भी बोल देना इन्होंने। तो ये इनकी औकात थी। हम इनको ऐसे ही बहुत ओवर रेट करते रहे। इनकी असल औकात जो थी वो यही थी कि हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना है, कभी इधर को फायर करना है, कभी उधर को। लेकिन बहरहाल इसी चीज़ में आगे आपको बताते हैं कि कामरान शाहिद, आपको पता है कि वो भी बहुत ही प्यारे, बड़े हैंडसम एंकर हैं, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हैंडसम एंकर हैं। बस ज़रा इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत में रहते हैं और बहुत देर से उनकी इतनी कुर्बत में चले गए हैं कि ख़ुद को ही उन्होंने मिटा लिया बेचारों ने। वो भी हालांकि किसी ज़माने में बड़े ही ख्वाब लेकर आए थे जमहूरियत के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, रूल ऑफ लॉ के, लेकिन बस फिर चलते चलते इतना दूर निकल गए कि अब तो कई दफ़ा वो खुद को भी मेरा ख्याल नहीं पहचान पाते। बहरहाल उन पर बात बाद में करेंगे, फिलहाल वो भी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।